मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर अमित किरेडी आज आपके साथ पंजाब पुलिस कांस्टेबल में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिस टॉपिक का नाम है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन मीन्स हमें क्या करना है। इसमें क्या होता है कि एक पैराग्राफ दिया होता है, उस पैराग्राफ को हमें क्या करना है, रीड करना है, और आफ्टर रीडिंग उसके मीनिंग को, जैसे कि मैंने सिलेबस डिस्कशन में बताया था कि हमें कोशिश करनी है कि हम उसके मीनिंग को समझ लें। अगर हम उसके मीनिंग को समझ लेते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चंस का आंसर देना बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ उन टेक्निक्स की जिन्हें हम अडॉप्ट करके इजीली अपने सॉल्यूशन को अचीव कर सकते हैं। तो ये कॉम्प्रीहेंशन का जो टॉपिक है मीन्स क्या है, इसमें एक पैराग्राफ दिया होता है और उस पैराग्राफ को हमें क्या करना होता है, कॉम्प्रीहेंड करना होता है। कॉम्प्रीहेंड का मीन्स होता है डीपली उसको अंडरस्टूड करना है और एक एक करके जो मेन पॉइंट्स हैं और जो कीवर्ड्स हैं उनको क्या करना होगा, हमें समझना होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का जो टॉपिक है, जो डिवीजन ऑफ टॉपिक है, एक तो वो क्या है कि एक तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हुआ और उसने क्वेश्चन पुट कर लिया। दूसरा ग्रामर सेक्शन है, ठीक है, जैसे फिल इन द ब्लैंक बेसिस क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, मैं आपको बताता हूँ कि इन इंग्लैंड अ कंट्री डॉक्टर एडवर्ड जेनर मेड अ डिस्कवरी which altered the course of history. He noticed that the disease seldom struck those who live in rural areas. Means एक डॉक्टर थे एडवर्ड जेनर, उन्होंने एक खोज की जिसने कि पूरे इतिहास को ही, डॉक्टर लाइन के पूरे इतिहास को ही बदल गया। उन्होंने इस बात को नोटिस किया कि ये जो डिजीज़ हैं सेल्डम स्टक, उनको कभी कभार ही होती हैं who lived in rural areas, जो कि देहाती एरियाज में रहते हैं। तो what did Edward Jenner notice? अब आपने the disease did not strike those in rural area, तो ये तो नहीं कहा, वो तो कहता है strike करती है but seldom करती है। He needed to make a ground breaking discovery, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था, उसने क्या किया, डिस्कवरी कर दिया। द डिजीज वॉज अ डेंजरस वन। तो यहाँ पर ही नोटिस दैट द डिजीज सेल्डम स्ट्रक, तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन ये वाला सही है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक में वो क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए डियर स्टूडेंट्स आपको ऑप्शंस दिए होंगे, ये नहीं कि आपको अपनी तरफ से कोई ऑप्शन करना है। तीसरा जो डिवीजन ऑफ टॉपिक है वो है एरर स्पॉटिंग। एरर स्पॉटिंग का दिया जाता है और उसमें हमें क्या करनी है, एरर को स्पॉट करना है। उसके बाद जो टॉपिक दिया जाता है इस टाइप से डिवीजन ऑफ टॉपिक में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंस, तो देखिए जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उसमें अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस डिपेंड करता है कि वो कितना, कौन कौन से क्वेश्चंस वो आपसे पुट करने जा रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जब हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करें तो उसको हम पहले कितना टाइम लें कि उसको समझने में हमें आसानी होगा। तो मिनिमम टाइम जो होता है इसके लिए 10 मिनट बहुत होते हैं और उन 10 मिनट्स में आपको पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करने में बहुत मदद मिलती है। तो यहाँ पर क्या है, इट इज़ द टेस्ट ऑफ एनालिटिकल एबिलिटी। मीन्स आपको एनालिसिस करना है और उस एबिलिटी के बेस पर आपको क्वेश्चन को आंसर देने हैं। द एबिलिटी टू ब्रेक डाउन इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉलर एंड इजी टू अंडरस्टैंड बिट्स, और वहाँ पर एबिलिटी होनी चाहिए ताकि हम इंफॉर्मेशन को
गैदर कर सकें और समझ सकें, और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके हम उसको समझ सकें। इट टेस्ट द एबिलिटी टू मेक इन्फ्रेंसेस। अब ये हमारे मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स देकर जो कि हमारे लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं, हमारी एबिलिटी को क्या करती है, जज करती है। हमें क्या करना होता है, हमें पूरे पैराग्राफ को पढ़ना होता है और उसके मीनिंग को समझना होता है। उसमें जो वोकैबुलरी दी हुई है, किस टाइप के वर्ड्स उसमें यूज हुए हैं, उन सभी वर्ड्स को हमें अंडरस्टैंड करना है और समझना है। अब जैसे हम कहते हैं, एक तो ये कितने भी टाइप से हो सकता है, पैराग्राफ बेस्ड हो सकता है नैरेटिव लिटरेचर पर, बैंकिंग एंड इकोनॉमी पर, सोशल साइंस पर, ह्यूमैनिटीज मीन्स आर्ट, म्यूजिक, फिल्म, क्रिटिसिज्म एक्सेट्रा, किसी पर भी बेस्ड हो सकता है। तो अब क्या करना है, हमें ये पता लगाना है कि हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो पैसेज है, वो किस पर बेस्ड है। उसके बाद डेवलपिंग ए फास्ट रीडिंग स्पीड, हमें एक बहुत तेज़ी से पढ़ने की स्पीड को डेवलप करना है। अंडरस्टैंडिंग द टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन आस्क, और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें हमें समझना है। नेक्स्ट हम पैसेज बेस्ड ऑन कंटेक्चुअल, देखिए पैसेज जिस सिद्धांत पर आधारित है उसी पर ही हमसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, जहाँ पर वेयर वी हैव टू आंसर डायरेक्टली फ्रॉम द पैसेज। अगर क्वेश्चंस किस पर बेस्ड हैं, पैसेज पर, कंटेक्स्ट पर ही बेस्ड हैं, तो हमें सीधा क्वेश्चन का आंसर कहाँ से देना होगा, पैराग्राफ से ही देना होगा। दीज आर फैक्चुअल क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं, फैक्ट से भरे होते हैं। दूसरा है वोकैबुलरी बेस्ड, तो पिकिंग द मीनिंग और सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड, वो आपसे वहाँ पर बोल्ड वर्ड दे देगा या अंडरलाइन वर्ड दे देगा और आपसे पूछेगा इस वर्ड का पैराग्राफ में क्या मीनिंग है, या पैराग्राफ में यूज हुए इस वर्ड का क्या मीनिंग है। इस टाइप से वो वोकैबुलरी बेस्ड आपसे क्वेश्चन पुट कर सकता है। पिकिंग अपोजिट वर्ड, एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड, मीन्स वो आपसे पूछ सकता है कि ये वो जो बोल्ड लेटर पैराग्राफ नंबर 1 या 2 में दिया गया है, इसका क्या मतलब क्वेश्चन है, और मतलब ये क्वेश्चन है और ये वर्ड का अपोजिट क्या है, मीन्स एंटोनिम क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कैसे होते हैं। जैसे द सेंट्रल आइडिया और मेन पॉइंट ऑफ द पैसेज हैज़ टू बी एक्सप्लेन्ड। तो एक तो हमें नॉलेज होनी चाहिए सेंट्रल आइडिया की, क्योंकि वो पैराग्राफ किस पर बेस्ड है, और मेन पॉइंट ऑफ द पैसेज, और पैसेज के जो मेन पॉइंट हैं उन्हें भी हमें एक्सप्लेन करना होता है। इट इज़ अ टेस्ट ऑफ कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। ये कैंडिडेट की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक टेस्ट है कि वो पैसेज को कितना समझता है या लैंग्वेज को कितना समझता है। जैसे व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द पैसेज, हम पैसेज में से क्या ले सकते हैं, बढ़ा मतलब उसमें बढ़ा घटा सकते हैं। व्हाट इज़ द ऑथर मोस्ट लाइकली टू एग्री और डिसएग्री, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसमें ऑथर जो लेखक है वो मतलब बहुत ज़्यादा सहमत हो रहा है या फिर असहमत हो रहा है। व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड द पैसेज, पैसेज लिखने के पीछे उसका पर्पस क्या है। सुटेबल हेडिंग फॉर द पैसेज, और उस पैसेज के लिए जो मेन टाइटल होगा वो क्या होगा, उचित टाइटल क्या होगा। व्हाट अबाउट द पैसेज इज करेक्ट और इनकरेक्ट, और जो भी पैसेज में इंफॉर्मेशन दी गई हैं, शेयर की गई हैं, उनमें पैसेज में क्या है, कौन सी सही है और कौन सी गलत है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। अब स्टडी की बात करते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको फॉलो करके हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहला मेथड है वो है डायरेक्ट अप्रोच और रैपिड रीडिंग ऑफ द पैसेज। ये क्या करता है, पैसेज की एक बहुत तीव्र रीडिंग होती है। हमें ज़्यादा टाइम ना लेते हुए कम टाइम में पैसेज को रीड करना होता है। उसके बाद अंडरलाइनिंग द न्यूमेरिकल डेटा, जो भी न्यूमेरिकल डेटा उसमें दिया हुआ है, जो भी डेट्स दिए हैं, नेम दिए हैं, कंसेप्ट दिए हैं, फैक्ट्स दिए हैं,
उन सबको हमें अंडरलाइन करना है और उसके बाद उनके बेस पर हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। दूसरा मेथड कहता है बॉटम अप अप्रोच, मीन्स रिवर्स मेथोडोलॉजी। कभी कभी वो ये कहते हैं कि मेन आइडिया बिगिनिंग में दिया होता है और राइटर उसको एक्सप्लेन करता चला जाता है डिफरेंट आइडियाज़, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पहले एक्सप्लेनेशन दी जाती है और जो मेन आइडिया है वो पैराग्राफ के लास्ट में दिया होता है। तो इसके लिए हमें ये सब समझने के लिए हमें पैराग्राफ की रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है और उसके कीवर्ड्स को समझना और उन्हें अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, रीडिंग द पैसेज टू लोकेट द क्रक्स। ठीक है, कि मतलब जो टॉपिक है, जो आइडिया है, उसको लोकेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पैसेज को डीपली रीड करना होगा, साइमल्टेनियसली आंसरिंग द क्वेश्चन, और उसके बाद जब हम उसको कॉम्प्रीहेंड कर लेते हैं, पूरा समझ लेते हैं, तो हम क्वेश्चन का आंसर देते चले जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको सैंपल एक सोल्व करने जा रहा हूँ। प्रायर टू इंडिपेंडेंस द हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया was in shambles with a large number of deaths and rampant spread of infectious diseases। के यहाँ पर इंडिपेंडेंस से ही पहले से ही, आज़ादी के पहले से ही जो हेल्थ केयर सेक्टर है इंडिया का, was in shambles with a number of deaths, वो पहले से ही क्या था, shambles मीन्स बहुत जर्जर था, मतलब उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, और नंबर ऑफ डेथ एंड रैम्पेंट, और बहुत सारे लोग मरते थे, एंड रैम्पेंट स्प्रेड, और ये जो महामारी थी फैला देती इन्फेक्शियस डिजीज को एक स्थान से दूसरी स्थान पर। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेड स्ट्रेस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर। अब क्या किया, इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है उस पर फोकस किया, उस पर जोर डाला। एंड इंडिया हैज़ पुट इन सस्टेन्ड एफर्ट्स टू बेटर द हेल्थ केयर सिस्टम अक्रॉस द कंट्री, और एक अच्छा जो हेल्थ केयर सिस्टम है पूरे देश में लागू हो, इस बात के लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया। द गवर्नमेंट इनिशिएटिव वॉज नॉट इनफ टू मीट द डिमांड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन, लेकिन जो टारगेट था वो इतना मतलब बड़ा टारगेट नहीं था, या इतनी बड़ी तैयारी नहीं थी जितनी कि इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन की डिमांड थी। बट इट इन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी हेल्थ केयर, लेकिन ये प्राथमिक और द्वितीय और तीसरे हेल्थ केयर सिस्टम में थी। ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वर क्रिटिकल फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द हेल्थ केयर, क्योंकि जो विकल्प के जो सोर्स थे फाइनेंस के, वो बहुत जटिल थे, ताकि हम बनाए सके हेल्थ केयर सिस्टम की सस्टेनेबिलिटी, मीन्स उसके जो मौजूदा ढांचे को बनाए रख सके। टिल अबाउट 20 years प्राइवेट सेक्टर वेंचर्स, लगभग 20 साल तक जो प्राइवेट सेक्टर वेंचर्स थे इन द हेल्थ केयर सेक्टर कंसिस्टेड ऑफ ओनली सोलो प्रैक्टिशनर्स, उसमें केवल अकेले प्रैक्टिशनर्स होते थे। स्मॉल हॉस्पिटल्स, छोटे छोटे स्मॉल हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम होते थे। द क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड वाज एक्सीलेंट, और जो सर्विस की क्वालिटी थी जो पेशेंट्स को प्रोवाइड की जाती थी वो भी बहुत एक्सीलेंट थी, स्पेशली इन द हॉस्पिटल्स रन बाई चैरिटेबल ट्रस्ट, और मुख्यतः उन हॉस्पिटल्स में जिनको चैरिटेबल ट्रस्ट रन करते थे। एंड रिलीजियस फाउंडेशंस, या धार्मिक जो संस्थाएं थी। इन द 1980s और लगभग 1980 में, रियलाइजिंग दैट द गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन वुड नॉट बी एबल प्रोवाइड फॉर हेल्थ केयर, ये महसूस करते हुए कि गवर्नमेंट अपने आप में ही समर्थ नहीं होगी क्या प्रोवाइड करने में, हेल्थ केयर को प्रोवाइड करने में, द गवर्नमेंट अलाउड द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को, टू रिड्यूस द गैप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड फॉर हेल्थ केयर, ताकि वो कम कर सके मांग और आपूर्ति को हेल्थ केयर की डिमांड की। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, और ये जो एस्टेब्लिशमेंट था प्राइवेट सेक्टर का
हैज़ रिजल्टेड इन इमरजेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ये कैसे हमारे सामने आया, बहुत से अवसरों के साथ आया इन टर्म्स ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स, कि हम मेडिकल इक्विपमेंट्स के, इंफॉर्मेशन जानकारी के, टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, BPO, टेलीमेडिसिन, एंड मेडिकल टूरिज्म एक्सेट्रा. Long companies and affluent individuals have now stated 5-star hospital which dominates the space of the high-end market. जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी और जो प्रभावशाली व्यक्ति थे, have now started 5-star hospitals. वे अब शुरू कर चुके हैं 5 सितारा हॉस्पिटल्स, जो कि which dominate the space, जो कि हावी हो गया है इस पॉपुलेशन में फॉर द हाई एंड मार्केट, के इससे बढ़िया कोई बिजनेस नहीं है. द प्राइवेट सेक्टर हैज़ मेड ट्रीमेंडस प्रोग्रेस, और प्राइवेट सेक्टर ने बहुत बड़ी और विशाल उन्नति की है. बट ऑन द फ्लिप साइड, लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखें, इट इज़ ऑल्सो रीजनेबल, कि ये तर्कसंगत भी है, फॉर इंक्रीजिंग इनक्वालिटी, कि इसने एक असमानता को बढ़ावा दिया है इन द हेल्थ केयर सेक्टर. द प्राइवेट सेक्टर शुड बी मोर सोशली, जो प्राइवेट सेक्टर हैं उन्हें और भी सोशली होना चाहिए, रिलीवेंट, संबंधित, एंड इफर्ट मस्ट बी मेड, और हमें प्रयत्न करने चाहिए टू मेक प्राइवेट सेक्टर एक्सेसिबल, ताकि हम प्राइवेट सेक्टर को मतलब पहुंच को बढ़ा सकें टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के जो कमज़ोर और गरीब तबका है उनकी पहुंच. अब जब हमने इस पैराग्राफ को पढ़ लिया तो उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, क्वेश्चन सेक्शन में जाएंगे, और वहाँ पर हमें क्वेश्चंस की आंसर देने होंगे. फॉर एग्जाम्पल, बिफोर इंडिपेंडेंस द कंडीशन ऑफ इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर वॉज, it was very huge success, no, it was left behind by European officials. देखिए इसका भी पैराग्राफ में जिक्र नहीं है. it was shameless and unsuccessful, ठीक है, तो ये क्या थी, shameless and unsuccessful थी. दूसरा हम बात करते हैं, what did government realize in the 1980s. 1980s में गवर्नमेंट ने क्या रियलाइज किया, that population must be reduced. Alone it cannot provide for the health care. It wanted to be a part of international community. ठीक है, तो यहाँ पर that population must be reduced, तो उसने एक पॉपुलेशन का जागरूकता अभियान चलाया और पॉपुलेशन कम करने पर जोर दिया, कम बच्चे पैदा करने पर. अलोन इट कैन नॉट प्रोवाइड फॉर द हेल्थ केयर, अब उस गवर्नमेंट ने ये भी सोचा कि वो अकेली ऐसी नहीं है कि जो कि हेल्थ केयर में कंट्रीब्यूट कर सके, इसलिए किसको बढ़ावा दिया, प्राइवेट सेक्टर को. इट वांटेड टू बी ए पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक हिस्सा बनना चाहती थी. तो ये सब क्या हैं, तीनों ऑप्शन सही हैं, तो हमारा जो आंसर है वो दैट इज़ 4. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 3 की. अकॉर्डिंग टू द ऑथर, द प्राइवेट हेल्थ सेक्टर नीड्स टू बी एक्सेसिबल टू द वीकर सोसाइटी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. किसकी पहुंच में होने चाहिए, जो कमज़ोर तबका है समाज का, उनकी पहुंच में. वॉट बेस्ट डिस्क्राइब्स द वर्ड सेमलेस, ठीक है, एक्सेसिव, डिसअपॉइंटेड, ब्रोकन डाउन, इनएबिलिटी, तो मीन्स ब्रोकन डाउन, इसका होगा ब्रोकन डाउन, मतलब सेम्बलेस मीन्स ढीला ढाला, कुचला हुआ. नेक्स्ट है, विच वर्ड मीन्स द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड रैम्पेंट, ठीक है, तो लिमिटेड, रैम्पेंट का मीन्स हो जाएगा लिमिटेड. रैम्पेंट मीन्स बहुत दूर तक, और लिमिटेड मीन्स सीमित एरिया में. नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन वर्ड मीन्स ऑपोजिट ऑफ एफ्लुएंट, ठीक है, वेल्दी, डेफिशिएंसी, फ्रूगल, अफोर्डेबल. तो इसके लिए देखिए, जो अफोर्ड कर सके, एफ्लुएंट, प्रभावशाली मीन्स वेल्दी, ठीक है, इसके लिए हमारा जो ऑप्शन आएगा दैट इज
wealthy। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। तो इसमें वो कहता है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग एडिक्वेट हेल्थ केयर टू पीपल, द repercussions of privatization in the health sector, health care sector, the condition of poor in the rural areas, the analysis of post independence Indian economy। तो यहाँ पर सेंट्रल थीम क्या है? द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग एडिक्वेट हेल्थ केयर टू पीपल। यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तभी तो उसने प्राइवेटाइजेशन किया, क्योंकि वो अकेली गवर्नमेंट सक्षम नहीं थी। तो यहाँ पर उसने क्या किया कि मतलब मेडिकल को, जो हेल्थ केयर सिस्टम को, उसको प्राइवेटाइज किया और इस टाइप से अपने गोल को अचीव करने की कोशिश की। तो हम देखते हैं कि ये जो पूरा पैसेज है, इसको पढ़ने के बाद आप लोगों की समझ में आ गया कि जब तक हमें पैसेज का मीनिंग नहीं पता होगा, अगर हम उसको नहीं समझेंगे, तब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। खैर, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से उपस्थित होऊंगा नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।